Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So we are finally at the last phase of the exercise number, which is 11.3. 11.3. Topic name is plane. तो प्लेन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, राइट? सारे मतलब चारों फॉर्म्स बनाने की, इक्वेशंस बनाने की, और इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से पास थ्रू होने वाले प्लेन की भी इक्वेशन बनाने की। अब क्या बचता है? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, और साथ में क्या बचता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, पॉइंट एंड ए प्लेन। ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, बट वो डायरेक्ट बहुत ही इजी सी चीज है, एग्जांपल्स में मिल जाएगा, नहीं तो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तभी क्वेश्चन में 12 देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस इज दिस। तो देखो, वेक्टर इक्वेशंस और कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्मूले बार बार दो बार इसलिए लिखे हमने, ताकि वेक्टर इक्वेशन आए तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, और कार्टेशियन इक्वेशन आए तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा टाइम वेस्ट ना हो कन्वर्ट करने में। ऐसा ना हो कि सर मुझे तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला आता है, अब मैं पहले आर को खोलूंगा, एक्स आई के, वाई जे के, जे के, पहले से कार्टेशियन इक्वेशन बनाऊंगा, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। ओके, हम सीधे वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। हेयर द टू गिवन लाइन्स आर, ओ टू गिवन प्लेन्स आर द वेक्टर इक्वेशंस, the vector equations of two given planes, planes का नाम रख देते हैं हम pi1 and pi2 r, and then we will start writing the vector equations of both the planes. एक के सामने मार्क कर दूंगा मैं pi1, एक के सामने मार्क कर दूंगा मैं pi2. This is pi1, pi1, and this equation is of the pi2. हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, जैसे इक्वेशन मिली तो इक्वेशन से हम इंग्रेडिएंट्स निकाल लेंगे। सो ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, तो पहले वाले का नॉर्मल वेक्टर को वेक्टर n1 लिख देता हूं मैं। वेक्टर n1 इक्वल टू जो भी आए, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप। ठीक है, एंड साथ में लिख दो, एंड इसका नॉर्मल वेक्टर बोल दो, n2 बोल दो, इक्वल टू 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब वैसे तो नॉर्मल वेक्टर निकाल दिया है, चाहो तो d1 भी निकाल लो। d1 क्या है? 5, एंड d2 भी निकाल लो। लेकिन d1 d2 का कोई रोल नहीं है एंगल के केस में, राइट? तो निकाल के रखो तो भी ठीक है, ना निकाल के रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन एक चीज याद रखना, ये d1 d2 को आरएचएस में लेके जाके पॉजिटिव करके छोड़ना। अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने का तरीका क्या है? पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, हालांकि एंगल में फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल में अगर मैं इसको नेगेटिव छोड़ दूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट प्रोसीजर तो यही है ना, कि हम जब आरएचएस में d1 d2 को छोड़ेंगे तो उसको पॉजिटिव करके छोड़ेंगे। ठीक है, समझ आया? चलिए, आओ, d1 आ गया, d2 हो गया। नाउ एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला एंगल थीटा between the planes pi1 and pi2, between the planes pi1 and pi2 is given by, so एंगल है थीटा, तो क्या फॉर्मूला था? कॉस थीटा वाला फॉर्मूला था। केवल और केवल लाइन और प्लेन के बीच में साइन थीटा वाला फॉर्मूला था, बाकी हमेशा लाइन टू लाइन कॉस थीटा चलेगा, प्लेन टू प्लेन कॉस थीटा चलेगा, वेक्टर टू वेक्टर भी कॉस थीटा चलेगा। ओके, कॉस थीटा इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला है? मेरे तो कोर्स में ही नहीं है, व्हाई शुड आई स्टडी? मॉडुलस, पहले n2 की पहले n1 लो ना, उसने क्या वो काम बिगाड़ा है? n1 डॉट n2 का तो एब्सोल्यूट वैल्यू, और दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड। ठीक है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, दैट इज, हाँ, तो cos थीटा इक्वल टू, बोलो n1 क्या है हमारे पास? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसका करूंगा डॉट प्रोडक्ट, n2 क्या है? 3i कैप माइनस का 3j कैप प्लस 5k कैप। इसका करूंगा मॉड्यूलस, ताकि एंगल एक्यूट मिले। फिर इसका करो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का सम का रूट। इसका भी करो मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो आगे सॉल्व कर देता हूँ। बोलो, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू -3 -6,
-3 × 5 माइनस का 15 मॉडुलस। इसको करो, 4 और 4 8, 8 और 9 17, इधर इसको करो, 9 और 9 18, 18 और 25 43। फाइन, ठीक है। इम्प्लाइज यहाँ से cos थीटा आया मेरा, 6 में 6 गई, -15 का मॉडुलस 15। और ये सॉल्वेबल तो है नहीं, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो होल रूट करके कर दो, मल्टीप्लाई करके। 17 3 जा 51, रिमाइंडर बचा 5, 17 4 जा 68 एंड 5 इज 73। ठीक है, कॉस थीटा ये आया तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स आ जाएगा, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 15 डिवाइडेड बाय √730। करो मैच, इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द टू गिवन प्लेन्स, the required angle between the planes pi1 and pi2। ठीक है, समझ में आया? तो कोई बात नहीं बेटा, एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे। देखो सीधा आयरन ही, उसके काम नहीं आएगा आगे, पर उसको पढ़ना पड़ रहा है। इसके काम आएगा, लेकिन फिर ये पढ़ नहीं रही। इसका तो बेटा आपका तो जीवन ही इसमें निकलेगा भी आगे का, कम से कम 5 साल। और उसके इस साल के बाद मैथ्स काम नहीं आएगी ज़्यादा कुछ, क्योंकि उसका तो का फील्ड ही चेंज हो रहा है। उसने तो एक्सीडेंटली मैथ्स ले ली, पता नहीं क्यों, अभी तक कोस रही होगी, लेकिन अब 12th तो निकालनी है ही। ठीक है, तो पढ़ो, ये इजी सी चीज है। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते थे, B1 B2 लिख देते थे, है ना। और जब दो लाइंस के बीच का एंगल निकालते थे तो उसका पैरेलल वेक्टर B1 B2 लिख देते थे। दो प्लेन्स के बीच में उनके नॉर्मल वेक्टर का बीच का एंगल N1 N2 लिख देते हैं। और जब एक लाइन और एक प्लेन का बीच का एंगल निकालेंगे तो एक N1 हो जाएगा और एक B1 हो जाएगा, क्योंकि लाइन से पैरेलल वेक्टर लेंगे, इससे नॉर्मल वेक्टर लेंगे, लेकिन उसमें कॉस थीटा की जगह साइन थीटा आ जाएगा। उसका अपन ने एक्सप्लेनेशन भी किया था, वो कॉस की जगह साइन क्यों होता है, तो उसको एटलीस्ट एक बार देख लो, है ना। चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the following cases determine whether the given planes are parallel or perpendicular, or in case they are neither find angles between them। क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शंस क्लियर है कि पहले तो आप क्या करो, ये पता लगाओ कि ये 5 जो केसेस हैं इसमें दो प्लेन्स गिवन है, क्या ये पैरेलल है? पैरेलल नहीं है तो क्या ये परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर भी नहीं है तो फिर इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। पैरेलल मतलब ऐसे होंगे तो एंगल 0 डिग्री माना जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे होंगे, एंगल 90 डिग्री माना जाएगा। और ये दोनों केस नहीं है तो कुछ तो एंगल होगा। तीन ही तो चीजें हो सकती है, या तो दो चीजें पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी, या दोनों नहीं होंगी तो कुछ एंगल बना रही होंगी। तो तीनों ही पूछ ली इसने। अब कैसे करेंगे हम इसको, हम पहले पैरेलल वाली चीज को चेक करेंगे, फिर परपेंडिकुलर वाली चीज को चेक करेंगे, नहीं मिला तो फिर कॉस थीटा निकालेंगे। ठीक है, पैरेलल वाली चीज कैसे चेक करते हैं, नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल होनी चाहिए। परपेंडिकुलर में नॉर्मल वेक्टर्स परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल वेक्टर्स मतलब क्या, 7 5 6, और उसमें 3 -1 -10, ये चेक करेंगे हम। तो उसमें क्या करेंगे, पैरेलल वेक्टर के लिए तो 7/3 प्रोपोर्शनल होना चाहिए होता है ना। इसका ये नॉर्मल वेक्टर, इसका लैम्डा टाइम्स अगर लिख सकते हैं तो नॉर्मल वेक्टर पैरेलल है, नॉर्मल वेक्टर पैरेलल है तो प्लेन्स भी पैरेलल है। ठीक है, 6/-10 चेक किया जाता है। अब वो नहीं मिला इन केस, तो परपेंडिकुलरिटी कैसे चेक करेंगे, 7 × 3 प्लस 5 × -1 प्लस 6 × -10 का सम क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0, डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। वो भी नहीं निकला तो फिर क्या करना है, फिर तो आपको पता है ही, फिर तो कॉस थीटा निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ढंग से करते हैं फिर बाकी को शॉर्ट में करते हैं। प्रूव नहीं करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा कि पैरेलल है क्या। यस, पहले आप लिखो कि चेकिंग वेदर द प्लेन्स आर पैरेलल। फिर अगर वो निकला तो वेल एंड गुड, क्योंकि पैरेलल निकला तो परपेंडिकुलर नहीं निकल सकता, परपेंडिकुलर निकला तो पैरेलल नहीं निकल सकता, पैरेलल निकला वेल एंड गुड। फिर वो निकला तो नेक्स्ट पेज पे चेक करो, चेकिंग वेदर दे आर परपेंडिकुलर। वो निकला तो ठीक है, वो भी नहीं निकला तो फिर नाउ फाइंडिंग द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, उसने क्वेश्चंस का इंस्ट्रक्शन से कुछ ऐसे दिए हैं, तो उसी फॉर्म में चलना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले तो, और प्लेन से आपकी बार कार्टेशियन फॉर्म में, तो वी विल यूज ऑल द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू कार्टेशियन फॉर्म। हियर द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द टू प्लेन्स आर गिवन एज इक्वेशंस। तो एक मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, बाकी फिर शॉर्ट में चलेंगे ना। ऑफ टू प्लेन्स आर गिवन एज, एंड वन मोर थिंग, देखो भाई डी को उधर पहुंचाएंगे, पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, अब जैसे 30 उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा, तो इन सबके साइन चेंज होंगे। ओके ना। तो ये पहला प्लेन था, इसका करो चेंजेस। तो ये आप फटाफट से एनालाइज कर लिया करो। 30 भैया तुम उधर जाओगे नेगेटिव जाओगे, तुमको पॉजिटिव रखना जरूरी है, तो मैं -7 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -7x -5y
-6z। हालांकि एंगल के क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में फर्क पड़ेगा। इसमें तो खंड, इसमें तो ये काम करना कंपलसरी है। देखो इसमें उसने फिर आपको वैसे ही फॉर्म में दी है, 3 इधर दे दिया, 9 इधर दे दिया ना। इसमें इसने क्यों नहीं दिया, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता। बट फिर भी हम तो जो जनरल प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे, कि हमने तो चीज ही ये सीखी है, सर ने यही सिखाई है कि डी को उधर ले जाओ और उधर जाके पॉजिटिव करो। तो जिसमें करना है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, जिसमें नहीं करना है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम 30 भैया, तुम -30 होगे उधर जाओगे तो +30 हो जाओगे। ये है मेरी पहले प्लेन की इक्वेशन। इसमें भी चेंजेस करना पड़ेगा तो करो, -3x + y + 10z, और -4 उधर जाएगा तो +4। ओके, सो दिस इज माई फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन π1, एंड दिस इज माई सेकेंड प्लेन की इक्वेशन π2। बताइए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्टेशियन फॉर्म में, जैसे वेक्टर फॉर्म में हम वेक्टर n1 और वेक्टर n2 निकालते थे, कार्टेशियन फॉर्म में हम a1 b1 c1, और वो d1 है, d1 से कोई लेना देना नहीं है, और a2 b2 c2 निकालेंगे। इंग्रेडिएंट्स निकालते थे ना अपन पिछले क्वेश्चन में, अपन इंग्रेडिएंट्स कैसे निकाले, n1 और n2 वेक्टर। अभी अपन इसके क्या निकालेंगे, ये कोएफिशिएंट्स को निकाल लेंगे। ये कोएफिशिएंट्स एक्चुअली क्या है, ये कोएफिशिएंट एक्चुअली इसके नॉर्मल वेक्टर्स के dr से है ना। सो नाउ, सो यहां से तो निकलेगा a1, ठीक है ना, b1 c1, और d1 का कोई रोल नहीं है, पर लगा लो, लगे हाथ। एंड इधर से क्या निकलेगा, a2 b2 c2 एंड d2। वैल्यूज रख देता हूं मैं साफ साफ। तो -7 -5 -6 एंड 30। इधर से बताओ, -3 1 10 4। ओके, चलो जी, ये तो हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। अब चेक करते हैं वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे, चेकिंग वेदर दे आर पैरेलल और नॉट, चेकिंग वेदर द प्लेन्स आर पैरेलल और नॉट, क्योंकि उसकी उसी क्वेश्चन के सीक्वेंस में पहले पैरेलल चेक करना है, फिर परपेंडिकुलर, फिर वो। ठीक है, तो पैरेलल चेक करने के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 एक नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए। ओके ना। सो हेयर a1/a2 क्या है, चेक करता हूँ। a1/a2 बोलो क्या है, -7/-3 गिव्स मी 7/3। ठीक है, एंड b1/b2 क्या है वो चेक करते हैं। तो -5/1 गिव्स मी -5। एंड c1/c2 क्या है वो चेक करते हैं। सो इट्स -6/10, काटेंगे तो क्या मिलेगा, -3/5। सो क्लियरली ये सेम नहीं है। अच्छा, दो सेम आ जाए, तीसरे से अनइक्वल है तो भी नहीं करना है, तो भी पैरेलल वाली चीज डिक्लेयर नहीं करनी है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, हेयर a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. So, so the given planes are not parallel. So the given planes are given planes pi1 and pi2 are नॉट पैरेलल। तो पैरेलल वाली चीज को चेक कर लिया अपन है ना, डिक्लेरेशन दे दिया, रिजल्ट मतलब उसका एक तरीके से कंक्लूजन बता दिया। अब परपेंडिकुलर वाली चीज चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या लिखूंगा मैं नीचे लाइन, नाउ चेकिंग वेदर दे आर परपेंडिकुलर और नॉट। उसमें क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है ना। हेयर n1 n2, ओ सॉरी a1 a2, a1 a2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, सो लेट्स पुट द वैल्यूज एंड फाइंड देम। सो a1 × a2 बोले तो -7 × -3 प्लस b1 b2 यानी कि -5 × 1 प्लस c1 c2 यानी कि -6 × 10। ये फाइंड आउट करना है, तो 21 -5 -60। सो ये बनता है 21 -65। सो ये बनता है, बोलो 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 माइनस का 44, विच इज क्लियरली नॉट इक्वल टू 0। सो एक बार एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्पेस नहीं है। हेयर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। सो the given planes are not perpendicular as well. So the given planes pi1 and pi2 are not perpendicular. ये दूसरा चीज का कंक्लूजन। अब पहला क्वेश्चन तो लेंदी होना है तो देख ही रहा था पहले है ना। ठीक है, नाउ व्हाट, अब एंगल बिटवीन देम। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो एंगल निकालने के लिए अब ऐसा नहीं कि सारा सब कुछ पीछे से करना है, आपने इंग्रेडिएंट्स तो निकाल ही रखे हैं, बस पुट ही करना है आपको है ना। ठीक है, सो नाउ फाइंडिंग द
एंगल बिटवीन द टू गिवन प्लेन्स पाई वन एंड पाई टू। ठीक है, वी हैव, फॉर्मूला पता है हमको, कार्टेशियन फॉर्मूला फॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू, जैसे n1 n2 करते थे, अभी उनका डायरेक्ट इंग्रेडिएंट्स का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है ना, लाइंस में ये स्मॉल a1 स्मॉल a2 हो जाता था, फर्क की तो फर्क क्या पड़ा है ना, नॉर्मल वेक्टर के अपन कैपिटल लेटर से डिनोट कराते हैं, वहां पे स्मॉल लेटर से डिनोट कराते थे। मॉडुलस डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का सम का रूट, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर के सम का। ओके, चलिए करिए, a1 a2 b1 b2 ये सब करना है अपने को, तो करो a1। अब देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपने को अपन ने किया हुआ है -44, तो ऐसा नहीं है कि अपने को सारी चीजें रिपीट करनी पड़ेगी, बहुत कुछ डेटा तो ऑलरेडी गिवन होगा। जैसे -44 को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूं मैं, -44 मॉडुलस कर देंगे बस अब इसका। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 चेक किया है, हाँ इसका ये नहीं किया है तो वो करना पड़ेगा। करो, -7 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, बोलो आगे क्या है, -5 का, और फिर आगे तीनों में -6, तीनों में नेगेटिव है। ठीक है, और दूसरे में बोलो। हम्म हम्म ठीक है, -44 को सेंटर में लिख देते हैं। फाइन, so it's like 44 and it's like करो 49 plus 25, 49 plus 25 gives me 74, 74 plus 36, 74 plus 6 80, 80 plus 30 110, रूट वन 110 हो गया। इधर आइए, 9 प्लस 110, और ये क्या था 10 का स्क्वायर, तो ये भी 110 हो गया। रूट 110 इंटू रूट 110 क्या हो गया 110, और इसको काटो, किससे कट रहा है 22 से कट रहा है, 22 2 जा, और 22 5 जा, यानी 2/5। सो फाइनली ये कॉस थीटा था, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 2/5 is the required angle between the two planes। चेक करो, is the required angle between two planes pi 1 and pi 2। तो लेंदी बट वेरी इजी, लेंदी बट वेरी इजी। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से खींचे अपन चारों को, फटाफट से चेक करेंगे पैरेलल है या नहीं है, फटाफट से चेक करेंगे परपेंडिकुलर है नहीं है, ऑल दैट है ना। आइए, तो सेकंड क्वेश्चन में चेक करो इसमें। तो सबसे पहले देखो 2/1 और 1/-2 यही फेल हो गया, तो पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर चेक करो, तो 2 × 1 2, 1 × -2 -2, 3 × 5, ठीक है कितना आया 15। तो इट इज क्लियरली नॉट गिविंग में जीरो वैल्यू, अब यहाँ से जीरो नहीं मिल रहा है, तो अब एंगल ही निकालना है और कोई तरीका नहीं है। तो देखो ये किया हुआ वेस्ट थोड़ा ना जाएगा। वन मोर थिंग, 5 को उधर भेजना पड़ेगा ना, ये कहना चाह रहे हो। तो 5 को उधर भेजेंगे तो फिर एक्चुअली फिर से आओ, ये 5 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये =5 हो जाएगा। अभी ठीक है, इधर तो -2 ही थे, तो उधर जाके 2 हो जाएगा ना, इधर चेंज करने की जरूरत नहीं है, इधर चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, सो 2 × -1 -2, 1 × +2 एंड 3 × 0, अरे तो बन तो रहा है, हमने 3 × 5 कर दिया, तो परपेंडिकुलर होगा आपकी बार है ना, +0। सो इट्स गिविंग मी 0, तो आंसर इस, इसका आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें अपने को पैरेलल वाली चीज चेक करनी है, फिर सेकंड वाली चीज चेक करनी है, वहीं स्टॉप कर देना। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स नहीं निकाला, अगर निकालोगे तो 90 डिग्री आएगा, वैसे भी दिख रहा है परपेंडिकुलर है। ठीक है, सी देखो, सी पार्ट देखो, सो 2/3, पहले वो चेंजेस कर लो, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये =, है ना, तो -2/3, आगे बोलो +2/-3, अभी तक तो सेम आ रहा है ना, आगे बोलो -4/6, यस सबकी बार तीनों सेम है, चेक करो, है ना, ये भी -2/3 होता है, ये भी -2/3 होता है, उसको काटेंगे तो -2/, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पैरेलल होना। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, हाँ अब पैरेलल हो गया तो परपेंडिकुलर चेक नहीं करना है, ऑब्वियस बात है ना। हाँ बोलो, ठीक है, ऐसा नहीं कि पैरेलल हो गया तो सर परपेंडिकुलर भी चेक करूँ क्या, दो चीज पैरेलल है तो हाउ कैन दे बी परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। टू, अब इसमें जो बताओ, इसमें तो -1 उधर जाके +1 हो जाना है, इधर चेंजेस करना है, माइनस प्लस माइनस और ये =। आइए 2 डिवाइडेड बाय -2,
-1/1, राइट, देन 3/-3, सेम आ रहा है तीनों में। 2/-2 -1, इट्स ऑल्सो -1, इट्स ऑल्सो -1, सो इट इज पैरेलल, ये भी पैरेलल हो गया। तो अब मोस्ट प्रोबेबली फिफ्थ वाले में एंगल निकलवाएगा ही। ठीक है, आओ। तो 4/, पहले चेंजेस करो, तो ये तो इक्वल टू 8 और ये इक्वल टू 4, बस इसमें x का कोएफिशिएंट 0x ले लेना है ना। ठीक है, तो 4/0, 4/0 0, 8/1 एंड 1/1, क्लियरली नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, तो पैरेलल नहीं है। चलो अब परपेंडिकुलरिटी चेक करो। सो 4 × 0 0, प्लस 8 × 1 8, प्लस 1 × 1 1 × 1, सही क्या है, 8 × 1 1 × 1 क्या है, 1। सो इज इट गिविंग मी वैल्यू 0? नो, ये 9 आया। तो अब एंगल निकालना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी का मॉडुलस लगाना है, जो निकाला है उसी को तो न्यूमरेटर में रखेंगे। और करो, 4 का स्क्वायर 16, 8 का 64, 1 का 1, दूसरे इधर आओ, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 1 का 1, ठीक है। चलो जी, तो इट्स लाइक ये कॉस थीटा हो गया यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है, इसका मॉडुलस और या फिर इसका मॉडुलस कैसे भी कर लो। तो √9 का मॉडुलस 9, इसको ऐड अप करो, 70 80 81, √81 इज 9 एंड √2, तो 9 9 1/√2, तो पहली बार परफेक्ट एंगल आया। कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री या π/4, कुछ भी कर लो। कॉस इनवर्स 1/√2 करेंगे, π/4 रेडियंस है इसमें, क्या आंसर है पीछे, 45 डिग्री, और 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो हो गया ये एंगल वाला मुद्दा खत्म। ठीक है, अब चलें लास्ट एंड फाइनल टॉपिक विच इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन पूछा है इसने। ठीक है, एक पॉइंट गिवन है, साथ में एक प्लेन गिवन। For in the following cases, in the following cases, find the distance of each of the given points from the corresponding given plane. There is a point given and here there are planes given. ठीक है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। ओके, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो वी विल यूज कार्टेशियन फॉर्मूलाज ओनली। तो फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार पेंडिंग छोड़ूंगा, भी बताता हूँ क्यों। सेकंड से स्टार्ट करना है, क्योंकि उसमें ओरिजिन से पूछी है, तो ओरिजिन से पूछती है तो हम प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, वो भी तरीका है। तो उसको एक बार लास्ट में करो, बी वाला देखो पहले। तो बी वाले में प्लेन गिवन है इधर, पॉइंट गिवन है इधर, ठीक है। तो पहले प्लेन की इक्वेशन लिख दूं मैं, बी वाले पे आ जाओ। हियर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई is given as, is given as, so this is the Cartesian equation of plane pi। इसको चेंजेस करना पड़ेगा, इस वाले टॉपिक में तो 100% कंपल्सरी रूप से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, औरों में चेंज करो ना करो, इसमें तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये -3 होगा, उधर साफ साफ दिख रहा है मुझे, तो -2 प्लस माइनस इक्वल टू, सो दिस इज माय गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई। डन, डन यहाँ तक। आगे क्या करूंगा, एंड द पॉइंट इज गिवन एज दिस, है ना। तो इस पार्टीशन इक्वेशन से मैं इसके इंग्रेडिएंट्स निकाल लूं। सो ए इक्वल टू -2, कॉमा बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -2 एंड डी इक्वल टू 3। -3 क्यों, उधर जाके पॉजिटिव कर दिया ना, इधर +3 था, साइन चेंज किए तो सारे -3 हो गया उधर, यही तो पर्पस था, डी को पॉजिटिव रखना ही तो पर्पस, आरएचएस में लेके जाके पॉजिटिव रखना ही इसका पर्पस था। ओके फाइन, ये हो गया एबीसीडी। नाउ, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इसको ए ले लेंगे जो भी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर गिवन एज, आर गिवन एज, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए कैसे गिवन है हमको, 3, -2, 1। यहां से हम इसको इंग्रेडिएंट फॉर्म में बात करें तो ये x1 y1 z1, सो x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू -2, z1 इक्वल टू 1, दैट्स इट। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे अब अपन कार्टेशियन वाला। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
the point A and the plane pi and the plane pi is given as, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो स्मॉल डी से मार्क करते थे हमेशा, याद है? क्या फॉर्मूला है बोलो, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला? ए in where we are not given any vectors, so we will talk of for these four things and these three things, तो 7 things के कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला बनेगा। वेक्टर फॉर्म में तो गिवन ही नहीं है, बोलो आपको पता है? a इंटू x1 प्लस by1 प्लस cz1 आगे माइनस डी, वो डी माइनस होता है नहीं, उसी में इक्वल क्यों होगा? फॉर्मूला बना रहे हैं बेटा, इक्वेशन थोड़ा ना बना रहे हैं कि इक्वल करके कुछ करेंगे। वी आर नॉट फॉर्मुलेटिंग इक्वेशन, वी आर फाइंडिंग द फॉर्मूला टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। द फॉर्मूला इज ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी, और इसका मॉडुलस ताकि डिस्टेंस नेगेटिव ना है, डिवाइडेड बाय नीचे इसके नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आप इक्वल टू डी कह रहे हो, ठीक है चलो करो, मल्टीप्लाई करो a इंटू x1 दैट मीन्स -2 × 3, आगे बोलो 1 इंटू -2, आगे बढ़ो -2 × 1 माइनस डी क्या है 3। अब आपको सर डी नेगेटिव कर दिया, बेटा वो तो फॉर्मूला में है माइनस डी, तो भी मैंने पॉजिटिव लिखा है, चेक करो। ओके, इसका क्या करना है, मॉड्यूलस नीचे आओ, a का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर अगेन, सो इट्स लाइक -6 -2 -2 -3 का मॉडुलस। ठीक है, नीचे इसका रूट भी तो होगा, नीचे 4 + 1 5 + 4 9 √9। ठीक है, बढ़ो आगे, सब माइनस है, 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13, -13 यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 3, 13/3 यूनिट्स। चेक करो, is the shortest, is the required shortest distance between the plane pi and the point A, is the required shortest distance। बोलो याद हुआ क्या? ठीक है बेटा, इक्वेशंस में से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही फॉर्मूला में कहीं ना कहीं आएंगे। कुछ एक क्वेश्चंस हाथ से उठा के करना शुरू करो तो फॉर्मूला यूं ही याद हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस करने से याद होगा, मैं कितना भी इंट्रोडक्शन करवा दूं, मैं कितने भी मैं यहाँ पे बैठ के करूं, तो उससे याद नहीं होगा। ये नाउ यू आर जस्ट वाचिंग दिस, जब आप घर पे करो ये क्वेश्चन, जैसे आज का काम भी करो, तो आप एक बार के लिए खुद से करने की कोशिश करो। वीडियो से केवल रेफरेंस लेना चाहिए कि सर ने इस पॉइंट पे क्या करवाया था, फिर उसको पॉज करके फिर वापस साइड में छोड़ो, फिर आप वापस ट्राई करो। भाई क्वेश्चंस कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्वेश्चंस तो आपको ही करने हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को मैं करूंगा थोड़ा डायरेक्ट, है ना, करना क्या है वो तो पता चल ही गया, और फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। तो आइए इसमें आइए, बोलो क्या करना है, पहले तो चेंजेस करने, चेंजेस करे कराए, चेंजेस करे कराए इसमें, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन नहीं चेंज करेंगे ना, इक्वल टू डी राइट साइड में पॉजिटिव है, सो क्या करना है 2 × 1, ये वन है 2 × 1 2, देन 3 × 2 6, देन -5 × -2 प्लस का 10 माइनस डी, डी क्या है 9, करो किसका स्क्वायर, इसका या इसका, इसका, इस पॉइंट का नहीं होगा, नॉर्मल वेक्टर का होगा हमेशा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर का सम का रूट, दिस इज डी। आ जाओ, 6 और 2 8 और 10 18, 18 में से 9 गए तो 9, 9 का मॉडुलस 9, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 का रूट 3, आंसर इज 3 यूनिट्स। चेक करो, ठीक है। डी वाला देखो, करो, अब इसमें चेंजेस करने की जरूरत है क्या, माइनस साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस -2 हो जाएगा, +2 हो ही जाएगा, तो इक्वल टू 2 कर देता हूं, ये आ जाएगा मेरा डी। तो -6 × 2 गिव्स मी माइनस का 12, 0 × -3 गिव्स मी 0, 0 × +6 गिव्स मी अगेन 0, और माइनस डी करूंगा तो डी क्या है 2 मॉडुलस, तो -6 का स्क्वायर इज 36, सॉरी इसका करना ही नहीं है, इसका करना है 2 का स्क्वायर इज 4
-3 का स्क्वायर इज 9 एंड 6 का स्क्वायर इज 36 का रूट भी करना है। ऊपर देखो -12 -2 -14 का मॉडुलस 14 और 36 और 4 40 40 और 49 √49 इज 7 7 14/7 इज 2 यूनिट्स। ठीक है, अब चलें फर्स्ट वाले पे। तो देखो फर्स्ट वाले को एक बार तो उसी फॉर्म से कर देते हैं, कैसे जैसे कर रहे थे उस फॉर्म से। ऑब्वियसली आंसर तो आएगा ही, फॉर्मूला तो वो भी एप्लीकेबल है। करते हैं एक बार, है ना। तो क्या करूंगा मैं, हाँ हाँ आएगा जो आएगा, नहीं एक 3 भी तो बचेगा। ठीक है, तो 0 × 3 गिव्स मी 0, और उस फॉर्म में ऑलरेडी चेंज है, 3 पॉजिटिव है ना। 0 × -4 अगेन 0, 0 × 12 अगेन 0, और -d तो -3 मॉडुलस वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर इज 16, 12 का स्क्वायर इज 144 का सम का रूट। सो इट्स लाइक -3 का मॉडुलस इज 3 और क्या 16, 144 और 16 160, 160 और 9 169, √169 यानी कि 13, √169 गिव्स मी 13। तो 3/13 यूनिट्स ये तो हो गया। ठीक है, तो इससे तो काम करेगा ही करेगा। बट पहले क्वेश्चन में ओरिजिन से आपसे डिस्टेंस पूछी है ना, तो एक एक तरीका और काम करेगा इसमें। कौन सा तरीका, देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन में यहाँ लिख देता हूँ। क्या गिवन है बोलो, 3x - 4y + 12z = 3। तो इस समय इक्वेशन जो गिवन है वो गिवन है ax प्लस बोलो by प्लस CZ = D। मैं इसको कन्वर्ट करूंगा LX प्लस MY प्लस NZ = d। इससे इसमें कन्वर्ट करने के प्रोसीजर्स क्या थे, टेल मी। इससे कन्वर्ट करने के प्रोसीजर्स ये थे, मैग्नीट्यूड से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, है ना। A² B² C² का सम निकालो पहले तो, है ना। हेयर A² B² C² का सम का रूट निकालो, है ना, मैग्नीट्यूड निकालो वही। तो वो कैसे निकलेगा, अब ये भी निकाला है, √169, 3² -4 का स्क्वायर एंड देन 12 का स्क्वायर का सम का रूट, और वो क्या निकाला है हमने, 13 यूनिट्स निकाला है। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन, लेट्स से इक्वेशन 1 है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय बोथ साइड्स बाय √13। तो जैसे मैं इसको √13 से बोथ साइड्स डिवाइड कराऊंगा, सो व्हाट आई विल गेट, बोलो। √13 से डिवाइड कराऊंगा तो व्हाट आई विल गेट, टेल मी। 3/13 x, आगे बोलो -4/13 y, आगे बोलो 12/13 z, और इधर 3/13। अब ये इक्वेशन जो है LX प्लस MY प्लस NZ = d में कन्वर्टेड है। और जब ये इक्वेशन इसमें कन्वर्टेड है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यही तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है। नॉर्मल फॉर्म क्या थी, r.n cap = d, जहां पे ये d डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है और ये ओरिजिन से बना हुआ नॉर्मल वेक्टर के डीसीज होते हैं। तो अगर 3/13 -4/13 और 12/13 तो क्या है, ओरिजिन से जो नॉर्मल वेक्टर बन रहा है उसके डीसीज हैं। और 3/13 क्या है, ये तो है LMN, और ये हालांकि हमको LMN तो निकालना नहीं है लेकिन वो भी निकल गए। कुल मिला के डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकल गई ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम द, अगर पॉइंट ही ओरिजिन हो, अगर पॉइंट ही क्या हो, ओरिजिन हो, तो हम इस तरीके से इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके LX M/NZ = d में जो लास्ट में d बचेगा वही डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और देखा जाए तो हमने किया क्या, कुछ चेंजेस थोड़ा ना किया, चेक करो। देखो हमने किया क्या, डिवाइडेड बाय 13 इधर भी हो रहा है, डिवाइडेड बाय 13 इधर भी हो रहा है, ऊपर इसमें भी 3 आ रहा है, ऊपर इसमें भी 3 आ रहा है। ठीक है, सो वट एवर मेथड यू लाइक, आप दोनों से काम कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा प्लेन फाइनली, प्लेन की इक्वेशंस एंड ऑल दैट एंड रिमेनिंग। अच्छा एक टॉपिक रह गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज में तो नहीं है, सो लेट्स फाइंड इट आउट वेदर इट इज गिवन इन द एग्जांपल सेक्शन और नॉट। और बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन भी नहीं है, ये भी देख लो। 25 देखो एक बार, बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन का देखो पहले। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, ये तो है गिवन लाइन, ये है गिवन प्लेन। तो लाइन और प्लेन का एंगल कैसे निकालेंगे, लाइन से तो निकालेंगे पैरेलल वेक्टर ABC, बशर्ते ऊपर 1 1 1 हो, बिल्कुल है, और नहीं है तो बनाना पड़ेगा। सो ABC आ गया, ये ABC, और इधर से क्या निकालूंगा मैं, नॉर्मल वेक्टर। अब D उधर पहुंचाऊंगा, D उधर पहुंचा के पॉजिटिव कर दूंगा, ऑलरेडी पहुंचाया है। सो यहां से क्या निकालेंगे, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, एंड नॉर्मल वेक्टर कैपिटल A
कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब लाइन और क्या है, प्लेन है, तो कॉस थीटा ना होगा क्या होगा, साइन थीटा। यही तो चेंजेस है क्या, ए ए, बी बी, सी सी, सी स्मॉल सी, मॉडुलस। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कभी भी उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता प्लेन के सारे क्वेश्चंस में, डिवाइड तो नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही होता है अल्टीमेटली। ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम का रूट, करो मल्टीप्लाई, 2 × 10 20, 3 × 2 = 6, और -11 × 6 -66। ये काम मत करना, 10 × 2 20, 2 × 3 6, -11 × 6 -66, पर मॉडुलस लग रहा है तो +66। मॉडुलस अलग अलग एलिमेंट पे नहीं लग रहा है, इनके जोड़ पे लग रहा है। तो पहले तो उसको -66 ही रखना है, और जो फाइनल आंसर आया उस पे मॉडुलस लगाना है। हो जाती है कई बार गलती कि सर पॉजिटिव तो करना ही, चलो कर दो, इधर ही कर दो। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि 100, बी स्क्वायर यानी कि 4, और ये 121 का रूट। तो करो माइनस, 6 में से 66 गए, माइनस का 60, 20 - 60 यानी माइनस का 40, यानी 40। और इधर बोलो ये कितना हुआ, 225, √225 इज 15, तो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। ठीक है, तो 8/3 आया, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 8/3। ये एंगल लेके देखो, चेक करो। ओके ओके, एक का मैग्नीट्यूड निकाल के रह गए, सॉरी सॉरी सॉरी, यस ऑब्वियसली एक का मैग्नीट्यूड क्यों निकलेगा, दोनों का निकलेगा, इसका पैरेलल वेक्टर और इसका ना, मतलब डायरेक्शन वाली चीज का निकलता है। तो डायरेक्शन लाइन में भी है, डायरेक्शन प्लेन में भी है, तो इसका भी तो निकलेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो नहीं निकाला तो पहले क्यों नहीं बताया, पहले वेट कर रहे थे क्या पता इसी से आंसर आ जाए। हाँ, नहीं आया तो बोली, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 6 का 36, 36 4 49, तो 7 और हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो 7 और यहाँ कर देते हैं तो 21 आ गया ना, 8/21। सो थीटा विल बी साइन इनवर्स 8/21, यही आ रहा है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन भी हो गया। अब पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल है क्या, चेक करो। एक एग्जांपल, मतलब ये डिस्टेंस पे आ गए हम, वो तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स था ना, ये रहा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये आ गया। तो जब भी दो, नहीं दो प्लेन्स के बीच का एंगल थोड़ी ना, क्या सोच रहे थे हम, कौन सा टॉपिक रह गया, नहीं 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 नहीं, एक दो प्लेन के बीच का एंगल तो कर लिया ना, एक्सरसाइज में मिल गया ना, उसका तो पैरेलल चीज परपेंडिकुलर सब चेक कर लिया, एक टॉपिक रह गया ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए प्लेन तो कर लिया हमने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स का कॉन्सेप्ट रह गया। ये तो अभी हमने किया, ये वाला फॉर्मूला तो अभी हमने यूज किया, ax1 by1 cz1 - t, ये तो क्या था, पॉइंट और प्लेन के बीच की दूरी थी। अभी अपन क्या ढूंढ रहे हैं, दो प्लेन के बीच की दूरी। अच्छा, दो प्लेन के बीच की दूरी तभी निकाल सकते हैं जब प्लेन्स पैरेलल हो, क्यों, क्योंकि अगर प्लेन्स इंटरसेक्टिंग होंगे तो बीच की दूरी 0 होगी। ठीक है, तो दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की दूरी का क्वेश्चन हो तो चेक करो, है ही नहीं। ठीक है, तो देखो मैं बना देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, π1 = दो प्लेन्स बना रहा हूँ, पर पैरेलल बनाना पड़ेगा। पैरेलल कब बनता है, जब उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, मतलब नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन सेम नहीं, प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल हो। ओके, सो लेट्स से मैंने लिखा 3x - 2y + 5z = 7। दूसरा मैंने किया 6x - 4y + 10z = -3। मेरी मर्जी, क्वेश्चन बनाने वाले से पूछते हैं कभी, क्यों ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब पहले तो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, अब सॉल्व करने वाला हूँ। देखो क्या आयरन, ये क्वेश्चन भी मुझे देना है, सॉल्व भी मुझे ही करना है। सो यू कैन क्लियरली सी 3 / 6 1/2, -2 / -4 इज 1/2, 5 / 10 इज 1/2। तो पहले चेक करेंगे प्लेन्स आर पैरेलल, इफ द प्लेन्स आर पैरेलल देन व्हाट, we can find the distance between the two planes, and if the planes are not parallel तो मैं क्या कहूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, खत्म करूंगा वहीं। ठीक है, तो यहाँ से a1 b1 c1, a2 b2 c2, और इसको चेंजेस भी तो करना है, तो फिर तो ये पैरेलल हुआ ही नहीं, -3 लिखते ही, तो बताओ
क्योंकि इसको +3 करेंगे तो ये भी तो चेंज हो जाएंगे। तो 3/-6, 1/-1/2। देखो करो, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ। अब बताओ, 3/-6 इज -1/2, -2/4 इज ऑल्सो -1/2। तो हो गया है ना -1/2, अभी भी हो गया, पैरेलल हो गए ना प्लेन्स। चलो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टेल मी। दो प्लेन्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? लास्ट फॉर्मूला था, पहले तो इनका नॉर्मल वेक्टर सेम बनाएंगे, पहले तो इनका नॉर्मल वेक्टर सेम बनाएंगे। तो ऊपर का नॉर्मल वेक्टर है 3 - 2 5, नीचे का नॉर्मल वेक्टर है -6 4, क्योंकि दो पैरेलल प्लेन से तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम होगा, मतलब उसके इंग्रेडिएंट सेम फॉर्म में बनाएंगे। तो उसको करने के लिए यहाँ से -2 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो वो सेम बनेगा। तो दूसरे वाले प्लेन से चाहो तो पहले वाले प्लेन को भी छेड़छाड़ कर सकते हो, चाहो तो दूसरे वाले को भी। तो मैं इसके साथ छेड़छाड़ कर देता हूँ। तो इसमें से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाता है 3x, इसमें से -2 कॉमन ले लूँ तो बन जाता है -2y, इसमें से -2 कॉमन ले लूँ तो बन जाता है 5z, RHS में से -2 कॉमन लूँ तो -3/2। ठीक है, मतलब पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड करा दिया इन शॉर्ट। तो ये हो गई अब π2 की इक्वेशन, और ये हो गई मेरी π1 की इक्वेशन। अब हाँ, फिर इसमें डी की वैल्यू पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। इसमें डी की वैल्यू पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। इसमें डी की वैल्यू पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो डी की वैल्यू पॉजिटिव बनाते हैं तो इधर नॉर्मल वेक्टर बिगड़ता है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव बनाते हैं इधर, तो इधर नॉर्मल वेक्टर उसके नॉर्मल वेक्टर से मैच नहीं खाता है, नहीं मैच कर रहा है ना। हमको नॉर्मल वेक्टर मैच उसको करना है, क्यों? क्योंकि हमको दो प्लेन्स के बीच की इक्वेशन डिस्टेंस निकालनी है, तो प्लेन्स हैज टू बी पैरेलल, और प्लेन्स हैज टू बी पैरेलल तो उसमें नॉर्मल वेक्टर n ही चाहिए मुझे केवल, है ना। ऐसे नहीं चाहिए n1 n2, अगर अलग अलग कर दूंगा तो वो n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा, वो चीज मुझे नहीं चाहिए। तो d1 d2 आप ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो बताओ वेक्टर n क्या आया, वेक्टर n क्या आया, 3i कैप, बोलो आगे, -2j कैप +5k कैप। ठीक है, 3i कैप -2j कैप, दोनों का सेम ही निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है d1 होगा 7, और ये जो है वो d2 होगा -3/2। ये इंग्रेडिएंट्स आ गए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे हम। फॉर्मूला बताओ, लास्ट जो टॉपिक किया था उसमें इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था, क्या किया करेंगे बताओ? d1 - d2, d1 - d2 का मॉड, या तो d2 - d1 या d1 - d2, कुछ भी कर लो, डिफरेंस करना है कैसे भी कर लो, d1 - d2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n, दैट्स इट। ठीक है, तो 7 माइनस माइनस 3/2 करेंगे तो 7 +3/2 हो जाएगा वो, ये तो हो जाएगा ऊपर में, मॉडुलस लगा ही देंगे। और वेक्टर एन जो निकाला है कॉमन वेक्टर दोनों का, उसका मैग्नीट्यूड यानी 9 +4 +25। ठीक है, इसको करो, 7 × 2 = 14, 14 + 3 17/2, तो ऊपर आया, डिवाइडेड बाय, इधर करो, इधर क्या है पक्का, तो 49 कहाँ बन रहा है ये, 9 × 4 = 13, 25 और 13 38, 38 ही तो हुए, √38 ही तो हुआ। ठीक है, तो 17/2 ÷ √38। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट्स लाइक 17 ÷ 2√38 यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स। हाँ बताओ। देखो प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ती है जब अपन पॉइंट और प्लेन के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, ओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला के अंदर ax1 by1 cz1 - d है, समझ गए। यहाँ पे d1 - d2 है, पिछले वाले क्वेश्चन में d1 की जगह क्या था, ax1 by1 cz1 और -d, यहाँ पे d1 - d2 है। तो अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव रह भी गए तो इन दोनों का ही तो डिफरेंस कर रहे हो, उसमें तो इनके कॉम्बिनेशन से डिफरेंस कर रहे हो, तो आपके वैल्यू में चेंजेस आ सकता है। यहाँ पे वैल्यू में चेंजेस, अगर मैं इसको नॉर्मल वेक्टर को चेंज कर दूं तो आ जाएगा, समझ गए, इसके नॉर्मल वेक्टर को, क्योंकि मैंने नीचे क्या लिखा है देखो, मैंने क्या लिखा है नीचे, मॉडुलस एन, वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड, यही तो लिखा है नीचे। तो यानी कि ये एक ही क्वांटिटी है। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो दो अलग अलग क्वांटिटी हो जाएगी, फिर दूसरे नॉर्मल वेक्टर का क्या कहाँ प्रोसेस करोगे इसको आप? ठीक है, कहने का मतलब ये देखो बेटा, जब दो पैरेलल प्लेन्स होते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, वो कहते हैं कि इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकाल लो,
इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालो और दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस कर दो। इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और दोनों डिस्टेंस का क्या कर दो, डिफरेंस कर दो। अब अगर क्योंकि दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का एन कैप सेम आना चाहिए। इन दोनों का क्या आना चाहिए, एन कैप। वही पन्नी टीका वाला कॉन्सेप्ट कि हमने एक स्टिक में अगर दो पन्नी टीका फंसाए हुए हैं, तो मान लो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इस पन्नी टीका का डिफरेंस, ओरिजिन से ये दोनों पन्नी टीका पैरेलल है, ये एक ही स्टिक में फंसाए हुए हैं हमने, तो इस ओरिजिन से इस पन्नी टीका का डिफरेंस, ओरिजिन से इस पन्नी टीका का डिफरेंस निकाल लो पहले, और दोनों का जो गैप होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, वही तो निकालेंगे हम। तो ये जो था, ये d1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस n डी स्मॉल d1 बन गया था, और d2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस n स्मॉल d2 बन गया था। तो ये इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है d1, और ये इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है d2। यही तो किया हमने, दोनों का फिर गैप किया। हाँ, इसमें नेगेटिव हो सकता है। पहला काम तो आप पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, अगला काम आप नॉर्मल वेक्टर सेम करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो आया उसकी किस्मत। क्योंकि अब इसको बदलेंगे तो वो बदलता है, इसको बदलेंगे तो वो बदलता है। ठीक है, तो हम इसको सेम रखने पे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, बजाय कि उसको पॉजिटिव करने के। सही है, ठीक है। सो ऑल डन। मिसलेनियस एग्जांपल्स देखो, कल हम मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। मिसलेनियस एग्जांपल्स अच्छे हैं बेटा, तो ट्राई करना आप है ना घर पे, और डाउट्स हो तो सेंड टू एंड पूछते हैं। ठीक है।